राधे राधे साथियों। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 10 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था पिछली एसएससी जीडी की भर्ती का, उसकी पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, जिसमें हम मैथ्स पढ़ेंगे और उसमें हम रीजनिंग पढ़ेंगे। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, साथ के साथ मैथ्स के 20 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर पेपर मैं इसलिए लगवा रहा हूं जिससे आपकी स्पीड, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, भाई क्लास में अलग तरीका होता है, एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। आप स्पीड कैसे बूस्ट कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे क्वेश्चंस पर क्या टाइमिंग रहनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इतना ज्यादा समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या ऐसे क्वेश्चन स्किप करने चाहिए, ये सारी बातें आप इस वीडियो में आपको समझाई जाएंगी। तो कहीं पर भी मत जाइएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कीजिएगा और अपने आंसर जितना हो सके उतना कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा साथ के साथ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन से, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। 10 जनवरी पहली शिफ्ट का आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपके सामने है। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। अभी देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, अब आप इसको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको टाइम लगेगा। तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो क्वेश्चन को देखने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि पहला दूसरे का सिमिलर है, दूसरे तीसरे या तीसरे चौथे में सेम। यहाँ पे एनालॉजी का पैटर्न लगा हुआ है उसने, ये रेशियो है, ये प्रोपोर्शन का साइन दे रखा है, मतलब एनालॉजी का साइन दे रखा है। और आपने अगर रीजनिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है, टॉपिक्स पढ़े हैं, तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, इन दो चैप्टर्स पर अच्छे से फोकस करना। एक सेटिंग अरेंजमेंट, एक ब्लड रिलेशन, इन पर भी एक दर्पण, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे उनका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। तो भाई यहाँ पर एनालॉजी का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ऐसे क्वेश्चंस देख चुके हो, तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप अपना इसको पढ़ने में जो समय लगेगा उसको बचा लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर योर को XPEZ लिखा जा रहा है और टोन को SPLW लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, पहले इन दोनों में रिलेशन पता करोगे। तो देखो y से x हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर भी वही चीज पहचानने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको बता दूं, जब आपने एक में देख लिया तो भैया यहां पर इसका इससे रिलेशन है, तो यहां पर देखने की जरूरत है ही नहीं। तो आप इन चारों में देखने जाएंगे तो गलत कर अपना टाइम खराब कर लेंगे, है ना। तो यहां से y से x हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है। o से p हो रहा है, ठीक है, तो एक बढ़ रहा है। तो पहले एक कम हुआ फिर एक बढ़ गया, ठीक है, पहले एक कम हुआ, दूसरी बार में एक बढ़ गया। और u, अभी यहां पर u को देखते हो आप, तो u के केस में e नजर आ रहा है, ठीक है। u के केस में क्या नजर आ रहा है, e। अब देखो u और e, इन दोनों के लेटर्स का सम पकड़ के देखो तो ये 5 है और ये कितना है आपका 21, ठीक है। 21 और 5 कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है। r कितने पर होता है, 18 पर, और j कितने पर होता है आपका 10 पर। कितने पर होता है, 10 पर। तो अभी पहले क्या था, एक कम हुआ था, दूसरी बार एक बढ़ाया गया था, तीसरी बार में 21 और 5 26, मतलब अपोजिट से एक कम है। किससे कम है, अपोजिट से एक कम है। यू का अपोजिट कौन होता है भाई लाला, एफ होता है, और एफ से पहले कौन आता है, ई आता है। आर का अपोजिट कौन होता है, आई होता है, और आई के बाद में कौन आएगा, जे, मतलब अपोजिट से अगला आ रहा है, ठीक है। तो हमें भाई यहां पर एक कम कर दो पहले, तो ए हो गया, ठीक है। ए बढ़ा दो यहां पर, बी हो गया, ठीक है। अब ए और बी ये दो मिल चुके हैं हमें। चार ऑप्शन अगर हम गौर से देखते हैं तो चार ऑप्शन में हमें कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इस ऑप्शन में ए और बी दोनों नजर आ रहे हैं। तो आपको आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर साथ के साथ आप ऑप्शंस पर भी काम कर रहे होंगे, ऑप्शंस को भी देख रहे होंगे, तो आपको यहां पर दूसरा ऑप्शन नजर आ जाएगा और आप टिक करके अपने अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। क्लियर है। और अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो भैया एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, और उससे एक पहले कौन आता है, एल आता है, ठीक है। के का अपोजिट कौन होता है, तो के का अपोजिट होता है भैया पी, और पी के बाद कौन आता है, क्यू आता है,
ठीक है, तो यही पैटर्न यहां पर अप्लाई हुआ था, इसको चेक करना नहीं था। अगर आपने इसको चेक किया समय और खराब करोगे। साथ के साथ जब भी आप बना रहे हो तो एक नजर हर लेटर के साथ साथ ऑप्शंस पर भी देते जाओ। तो यहां पर ए मिला था, यहाँ सी मिला था, यहाँ वाई मिला था, यहाँ एक्स मिला था, तो आप ए से ही आंसर टिक कर देते और दूसरे को टिक करके अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाते। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और उसमें भी वही पैटर्न फॉलो किया है, आपस में इन दोनों का रिलेशन है। यहाँ आपका प्रोपोर्शन का साइन लग गया, मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन है। सेम फिर से प्रोपोर्शन का साइन है और इसका आपको पैटर्न पता करना है, लेकिन उससे पहले आप इनका निकाल लीजिए। देखिए अब COOC, तो पहले दो आपस में जगह चेंज करके, MFFM आपस में दूसरे वाले दो आपस में जगह चेंज कर गए, ठीक है। ORT, इन तीनों को उसने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया TRO। क्या लिख दिया? TRO। सेम अब यहीं पर आप इसको फॉलो कर लीजिए भैया, तो DI चेंज होके क्या हो जाएगा? ID। क्या हो जाएगा? ID। अब देखो ID जैसे ही चेंज हुआ और आप इन चारों ऑप्शंस को देखो, इन चारों ऑप्शंस में मुझे ID कहां मिल रहा है? सिर्फ चौथे ऑप्शन में। और मैं किसको टिक करूंगा? चौथे को। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा और इतना टिक करके मैं अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाऊंगा, जिससे आपका समय बचता रहेगा। अब आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो भैया GI, तो ये हो जाएगा IG, और TAL का क्या हो जाएगा? LAT। क्या हो जाएगा? LAT। तो आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहें तो प्रॉपर सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, साथ के साथ ऑप्शंस पर भी नजर रखो। चारों ऑप्शंस में आपके पहले दो लेटर या पहला लेटर अगर डिफरेंट मिल गया या वही लेटर मिल गया, आप उस ऑप्शन को टिक करिए और निकल लीजिए अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और यहां पर क्या बोल रहा है? वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। मतलब ये प्रश्न चिन्ह है। अब इन चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ऐसा होगा, कोई भी एक स्ट्रक्चर ऐसी, एक ही फिगर ऐसा होगा जो इस वाले फिगर में बना होगा, ठीक है। तो हमें ढूंढना है भाई। अब यहाँ ट्राइंगल है, ट्राइंगल को बीच में से डिवाइड कर रहा है, तो ट्राइंगल नजर आ रहा है, ट्राइंगल नजर आ रहा है, लेकिन बीच में से डिवाइड कर रहा है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। यहां पर नीचे की तरफ है, यहां पर आपका बेस ऊपर की तरफ है। इस वाले ऑप्शन को देखते हैं हम, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहां नजर आएगा। आप गौर से देखिएगा, इस जगह पर आपको ये वाला फिगर नजर आएगा और ये फिगर नजर आएगा, टिक कीजिए और अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें तो क्या देखना होता है, हमें नॉर्मल इमेज देखनी होती है। 2-3 सेकंड में आप नजरों में देखोगे इसकी इमेजेस को और इन फिगर्स को, तो आपको मिल जाएगा अपना ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? निम्न विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब देखो अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब है इंग्लिश डिक्शनरी जो होती है, उस इंग्लिश डिक्शनरी में जो लेटर्स का ऑर्डर अरेंज किया जाता है वर्ड्स का, वो कैसे किया जाता है? पहले ए के वर्ड्स आते हैं, फिर बी के वर्ड्स आते हैं, फिर सी के वर्ड्स आते हैं, फिर डी से शुरू होने वाले वर्ड्स आते हैं, फिर ई से शुरू होने वाले आते हैं, ऐसे ही चलता है। और ध्यान से सुनिए, पहले ए वाले वर्ड्स में भी सबसे पहला लेटर तो ए हो ही गया, लेकिन दूसरे स्थान पर भी कोशिश यही रहती है कि पहले कौन आए? ए आए, क्योंकि वहां पर भी दूसरे लेटर पर भी अंग्रेजी वर्डमाला को फॉलो किया जाता है। अब देखो इधर आपके सामने ये 5 वर्ड दे रखे हैं, इन सभी पांचों में एम कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है। एम और ए को हटा दीजिए, दो लेटर आपने हटा दिए, क्योंकि ये आपको नहीं बता पाएंगे कि अंग्रेजी वर्डमाला में कौन सा पहले आएगा, क्योंकि एम वाले ये सभी के सभी एम के केस में आए होंगे। ए अगर इन सब में दूसरे स्थान पर है तो ए से भी आप नहीं पता कर पाओगे कि कौन पहले आया होगा और कौन बाद में आया होगा। अभी आप तीसरे लेटर पर चलते हो तो यहाँ एन है, यहाँ एस है और यहाँ टी है, ठीक है। यहाँ एन है और यहाँ जी है, तो तीसरे लेटर में सबसे पहले कौन आएगा? जी आएगा। तो पहला नंबर कौन बन गया आपका? 4। तो आपको ऐसे ही लिखना है सेम के पहले 4वां नंबर आएगा, ठीक है। अब जी वाला केस खत्म हो गया भैया। अब बचा आपके सामने एन टी एस एन, तो इनमें पहले अगले नंबर पे कौन आएगा? तो एन वाला आएगा, लेकिन एन वाले कितने मिल गए हमें? 2। तो भैया एन को फिर हटा दो यहां से। अब कौन मिल गया हमें? ए और एन। तो ए और एन में पहले कौन आएगा? ए आएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन हो गया भैया? 2। और दूसरा अब तीसरे नंबर पे कौन हो गया? पहला हो गया, ठीक है। तो 4, 2, 1 से संबंधित ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो और मिल जाएगा। 4, 2, 1 से संबंधित कौन सा मिला हमें? पहला ऑप्शन मिला, ठीक है। अब यहां पर आपको आगे इनको अरेंज करते हैं तो आपको एस और टी में पहले एस आता है,
तो भैया पहले नंबर पर 3 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, 5वां आएगा। तो आपका ये प्रॉपर ऑर्डर बनता, लेकिन आपको पूरा ऑर्डर नहीं ढूंढना है, क्योंकि आपको ऑप्शन उस तरीके से मिलेंगे जिससे आप कम समय में उसको पता कर सके। ठीक है, तो उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत तब होती है जब चारों ऑप्शंस में कुछ सिमिलैरिटी हो। और भैया मुझे 4-2 पर ही मिल गया, 4-2 पर कोई मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, 4-2 पर कोई भी नहीं मिल रहा, तो मैं पहले ही इस ऑप्शन को टिक करके और अगले क्वेश्चन पर निकल जाता। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आपको ये पैटर्न जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन पर कितना समय देना है। तो भैया समय ज्यादा तब देना है जब चारों ऑप्शन आपके सिमिलर हों। यहां पर सिमिलर नहीं था, 4 से चलो ये 2 ऑप्शन शुरू हो रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरे नंबर पर 2 आया तो आपका एक ही ऑप्शन बचा और आप 2 को देखते ही टिक कर लेते। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पैटर्न बना रहे हो, उसके साथ साथ ऑप्शंस पर भी नजर रखिए, क्योंकि जैसे ही ऑप्शन आपका थोड़ा सा डिफरेंट जो आपका सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग मिला, आप उसको टिक कीजिए, लेकिन वो चारों ऑप्शन में अलग होना चाहिए, और टिक कीजिए, अगले क्वेश्चन पर निकल जाइए, जिससे आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय भी खराब नहीं होगा। अभी देखिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। वह व्यक्ति 6 व्यक्ति हैं भैया, और 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की एक खासियत समझिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन अगर आपने 2 बार पढ़ा, इसका मतलब है कि आप समय ज्यादा लगा दोगे, क्योंकि भैया पढ़ने में जो समय जाता है उतना सॉल्व करने में कम जाता है, लेकिन पढ़ने में, बार बार पढ़ने में भैया समय ज्यादा जाता है। तो बेहतर है कि मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप इस जगह पे क्या कीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पर, कि भैया आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को इंडिकेट करते जाइए। क्या करते जाइए, इंडिकेट करते जाइए। जैसे अब इसने बोला काया जया तारा के ठीक बगल में है, मतलब जो काया है वो जया और तारा के ठीक बगल में, तो सिंपल सी बात है, कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के बगल में कब हो सकता है, जब उन दोनों के बीच में बैठा हो। ठीक है, तो बीच में कौन बैठा है, काया, तो आप इसको सिंबल से लिखिए, के से पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तरफ तारा होगी, एक तरफ जया होगी, लेकिन ये पता नहीं है मुझे कि तारा इधर है या जया इधर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडिकेशन लगा दीजिए कि ये दोनों आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक इंडिकेट कर दिया कि ये दोनों आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। फिर बोलता है सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में है। ठीक है, अब सोनल जो है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, मतलब उनके बीच में बैठी होगी। तो भैया एक तरफ प्रिया और एक तरफ स्वाति। अब देखो यहाँ 2 एस आ गए, तो स्वाति में आप SW लगा दीजिए, जिससे आपको इंडिकेशन रहेगा कि स्वाति SW का मतलब क्या है, स्वाति। क्लियर है। अब इसके ठीक बगल में है, तो यहां पर भी आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, तो यहां पर फिर से लिख दीजिए भैया। और उसके बाद क्या बोलता है, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, अब सोनल जो है वो प्रिया के ठीक बगल में बैठी है, लेकिन कौन सी ओर, दाईं ओर, मतलब प्रिया इधर बैठी होगी तो उसकी दाईं ओर कौन बैठी है, सोनल। आपने इंडिकेशन दे दिया। उसके बाद तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, मतलब तारा और स्वाति ये दोनों आपस में कैसे हैं, पड़ोसी हैं। ठीक है, पड़ोसी नहीं है। अब पड़ोसी नहीं है भैया, तो भैया इन दोनों को यहां पर इंडिकेशन दे दिया कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। अब ये पूछ रहा है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। तो अब यहां से बनाना शुरू करेंगे हम, जिससे हमें दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सर्कल बनाइए, 6 व्यक्तियों को बिठाइए, तो 6 व्यक्तियों को बिठाने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा आपका। ठीक है, अब ये 6 व्यक्ति बैठ गए। अब आप इनमें से एक को पकड़ लीजिए जो फिक्स है, फिक्स ये वाला है, क्योंकि भाई प्रिया के दाईं तरफ सोनल जरूर बैठी मिलेगी आपको, तो ये फिक्स है, दाईं तरफ वाला है ना। तो आप प्रिया पकड़िए। अब प्रिया केंद्र की तरफ मुंह करके देख रही है, तो भैया मैं अगर ऐसे देख रहा हूं तो मेरा दायां किधर होगा, इधर होगा, है ना। तो अब इधर होगा, तो अब यहां पर किसको बिठाइए, सोनल को बिठाइए। अब प्रिया और सोनल इन दोनों का केस फिट हो गया भैया। अब उसके बाद में इन दोनों की पोजीशन फिक्स हो गई, तो किसको पकड़िए, अब सोनल से संबंधित या प्रिया से संबंधित जो भी डाटा है उसको पकड़िए। प्रिया सोनल स्वाति इनका संबंधित है, तो सोनल जो है स्वाति और प्रिया के बीच में, तो यहां पर कौन आ गई, स्वाति आ गई। कौन आ गई भैया, स्वाति आ गई। अब देखो उधर ये 3 लोग बैठ चुके हैं, 3 लोग और बैठाने हैं मुझे, तो 3 लोग मेरे पास ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। और अगर दे रहे हैं तो तारा जो है
वो स्वाति के बगल में नहीं बैठेगी। यहाँ स्वाति है मतलब यहाँ पर टी नहीं आएगा, तो टी यहाँ पर जाएगा, अरे हाँ या ना। और उसके बगल में कौन आएगा भैया, यहाँ पर कौन आएगा, फिर जे आएगा, और बगल में बीच में कौन रह गया, के रह गया। ठीक है, अब ये पोजीशन फिक्स हो चुकी है इनकी। अब ये क्या पूछ रहा है, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, वेयर इज प्रिया, प्रिया इज हियर। अब प्रिया के बाईं ओर कौन बैठा है, टी बैठी है, तो टी का मतलब तारा। ठीक है, तो आप टिक कीजिए और अपने अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। ध्यान रहे इस जगह पर कि सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको 2 बार पढ़ना न पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बेहतर है आप एक ही बार में या तो सॉल्यूशन डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन में जब लिंक नहीं हो रहा होता है, दिमाग लगाना पड़ जाता है, उस केस में आपको ये इंडिकेशन जब आपके सामने होंगे तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उतने ही समय में सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन। तो अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, क्या था भैया कि यहाँ डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब 2 साइन चेंज करने हैं। अब देखो दर, आप यहाँ पर आपके सामने इनटू है, प्लस है, डिवाइड है, माइनस है और ये इक्वल है। ठीक है, अब कौन से 2 साइन चेंज करने हैं ये आप जज नहीं कर पाओगे। बेहतर क्या है आपके लिए मैं बताता हूं कि आप ऑप्शन को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ लीजिए, ऑप्शन को पकड़ लीजिए कि भैया किस साइन को किसके साथ सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर भाग को माइनस के साथ करना है, तो चलो भाग को माइनस के साथ करते हैं ना। तो भाई लाला भाग को माइनस के साथ करते हैं, तो भाग की जगह पर यहाँ 9 जो है ये इधर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा क्या, 72 इंटू 6 प्लस 18 माइनस 5 और डिवाइड बाय 9। ठीक है, अरे हाँ या ना। तो अब यहाँ पर देखना ध्यान से भाई, 9 का भाग 5 में करोगे तो फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन बन गया, 18 में से माइनस करोगे फिर से फ्रैक्शन हो जाएगा, और ऑप्शन हमें 93 चाहिए, मतलब 5 का भाग नहीं भी जाएगा, 9 का डिवाइड नहीं भी जाएगा 5 के केस में। तो इस केस में ये ऑप्शन सारे कैसे हो गए, गलत हो गए। अब ऐसे ही प्लस को माइनस से चेंज करते हो आप, तो क्या बनेगा नंबर भैया हमारा 72 इंटू 6, प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस 18 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और प्लस 9। तो यहाँ पर अब 5 का भाग किस में करोगे, 18 में, जो नहीं जाएगा पॉइंट में रहेगा, मतलब यहाँ से भी हमारा जो आंसर होगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका, तो भैया यहाँ पर ऑप्शन है इनटू और डिवाइड का केस है। किसका केस है, इनटू और डिवाइड का। तो भैया इनटू को डिवाइड से चेंज कर दो, तो भाई इनटू की जगह पर डिवाइड आ जाएगा, 72 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है इसमें, प्लस 18 है, चलो भाई प्लस 18 लिख दिया हमने, डिवाइड बाय 5 है, अरे हाँ या ना। अब डिवाइड की जगह पर कौन आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, तो डिवाइड की जगह पर इनटू लिख दो, और माइनस कौन 9 और बराबर कितना 93। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 6 का भाग 72 में गया तो कितना आ गया भाई 12। ठीक है, 18 का गुणा किसमें होगा 5 में, कितने हो गए भाई 90, और माइनस कितना 9, 12 में से 9 गए तो कितना बचा 3, 3 और 90 कितने होते हैं 93। मतलब ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा, इनटू को डिवाइड के साथ चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, तो आप ऑप्शन के साथ ही कीजिएगा इस क्वेश्चन को, अपने दिमाग से चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्लियर है, चलिए अभी देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है भाई कि a प्लस बी का अर्थ क्या है, b a का पिता है। a हैज b का अर्थ क्या है कि b a की बहन है। ठीक है, a एट द रेट b का मतलब क्या है, तो a एट द रेट b का मतलब उसने बोल रखा है कि b a का भाई है। यदि a एट द रेट b, यहां पर c इसका दे रखा है एक इक्वेशन उसमें। ठीक है, तो e a से किस प्रकार संबंधित है, ये उसका क्या है क्वेश्चन है। अब देखो दर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि पहले जैसे ही आपको a प्लस बी का अर्थ है ऐसा नजर आ जाए तो समझ जाओ कि भैया आपका ब्लड रिलेशन है, पजल टाइप क्वेश्चन है, हल्की सी पजल, छोटी सी मतलब बोल सकते हैं आप, तो थॉटिकल क्वेश्चन है। क्लियर है, तो आपको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इस बाकी को बिल्कुल मत पढ़िए, आप उस इक्वेशन को पकड़िए जिस इक्वेशन पर आपको बात करनी है। मैंने इक्वेशन पकड़ लिया भैया क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन मिल चुका है मुझे। ठीक है, अब a एट द रेट b, तो अब a और b के बीच में जो रिलेशन बनाया जाएगा वो एट द रेट से बनेगा। तो आप जो भी थ्योरी दे रखी है अब उसमें सिर्फ एट द रेट को ढूंढने जाइए। किसको ढूंढने जाइए, एट द रेट को।
अब यहाँ पर a@b मिल गया है मुझे। अब यहाँ पर भैया b a का भाई है, तो @ का मतलब क्या है कि b जो है वो a का भाई है। तो भैया यहाँ b जो है वो किसका भाई है, a का। अब a का भाई है तो सेम जनरेशन है, उसको उसके बगल में बैठाओ भाई, और यहाँ पर लिख दो भाई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है कि b और c के बीच में कौन है, हैज। तो सर हैज वाले पर पहुंचो। अब हैज यहाँ पर है, और हैज का क्या अर्थ दे रखा है उसने कि बी ए की बहन है। बी ए की कौन है, बहन है। ठीक है, तो बी ए की बहन है। तो अब यहाँ पर भाई बहन कौन होगी, सी होगी। किसकी, बी की। तो भैया बी की बहन कौन हो गई, सी हो गई। ठीक है भाई, बी की बहन कौन हो गई, सी हो गई। क्लियर है। अब ऐसे ही आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। क्या दे रखा है, प्लस। अब प्लस का केस यहाँ दे रखा है भैया, तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि बी ए का पिता है। तो भैया बी ए का पिता है, मतलब पिछला वाला बंदा जो है वो पहले वाले बंदे का पिता है। तो भाई पिछला वाला बंदा कौन है, डी। तो डी जो है वो किसका पिता होगा, सी का। किसका पिता होगा, सी का। तो सी का पिता कौन हो गया भैया, डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से प्लस है, तो अब की बार फिर से ई पिता होगा किसका, डी का। क्लियर है। अब यहां पर पूछ रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है। चलो भाई, अब ए यहां पर बैठा हुआ है और ई यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ई का ए से क्या संबंध है। अब मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से भाई, ई के पुत्र और उसके पुत्र, ठीक है, या पुत्री, और उसके भाई बहन चल रहे हैं। ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग ए के पिता का पिता कौन होगा भाई, दादा होगा। ए के पिता का पिता कौन होगा, दादा होगा। और आप दादा टिक कीजिए और अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। तो उम्मीद है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइप टेकिंग नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि एक आध क्वेश्चन में टाइम लगता है थोड़ा बहुत ज्यादा। तो घबराइए मत, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम को करना, मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें टाइम बहुत कम लगता है। क्लियर है। तो घबराइएगा मत, आप रीजनिंग का स्कोर रखिए कि 20 क्वेश्चन है, आप 20 मिनट में भी लगा रहे हैं ना तो भी बहुत है, क्योंकि आप हिंदी जब लगाओगे तो 6-7 मिनट लगेंगे, 5-6 मिनट लगेंगे, 7 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, जीएस जब आप लगा रहे होंगे तो 6-7 मिनट उसमें लगेंगे, 20 मिनट और 14 मिनट 34 मिनट हो चुके हैं। 34 मिनट के बाद आपके पास जो समय बचा होगा वो पूरे 26 मिनट बचे होंगे, और पूरे 26 मिनट आपके लिए मैथ्स के लिए सफिशिएंट हैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप पैनिक मत होइए कि भैया टाइम नहीं बचेगा। आप तमीज के साथ, तसल्ली के साथ पर मिनट रीजनिंग में टाइम लो, पर मिनट मैथ्स में टाइम लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हिंदी और जीएस का है उसका में क्या है आपको कि भैया क्वेश्चन पढ़ना है, टिक करना है, क्योंकि उसको इस तरीके से पढ़िए कि आता है तो सेकंड्स में टिक होना चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखो आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुका है, यहां पर देखो कितनी लंबी उसने क्या दे रखी है, थ्योरी दे रखी है। ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा समझिए आप कि एक सेट है, और इस सेट के जो नंबर्स हैं इनके बीच में आपस में एक रिलेशन है। जो रिलेशन इन तीनों के बीच में, वही रिलेशन इन तीनों के बीच में है। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से आजकल चलन में है ये क्वेश्चन, ठीक है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है, तो चलन में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आज देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और आज के बाद जब भी आपको ऐसे सेट में क्वेश्चन नजर आए तो आप भी इतनी बड़ी सी थ्योरी को मत पढ़िए, इस लाइन को जरूर पढ़ लीजिए कि वो करवाना क्या चाहता है, कि कौन सा सेट ढूंढना चाहता है, कि उससे सिमिलर ढूंढना है या उससे सिमिलर नहीं है। इस बात को जरूर पढ़ लीजिए। तो ठीक है, तो समस्याएं, संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, अब वो क्या चाहता है कि भैया उसी प्रकार संबंधित है, जिसमें उसी प्रकार संबंधित है, मतलब सिमिलर ढूंढना चाहता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब आप इन तीनों के बीच में रिलेशन ढूंढिए। क्या ढूंढिए, इन तीनों के बीच में। अब देखिए इनके बीच रिलेशन क्या है ये आपको ढूंढना है भाई। तो इनके बीच देखो रिलेशन क्या है कि 20 और 30 से 450 करने हैं। ठीक है, 35 और 25 से 550 करने हैं। तो मुझे बताओ 20 और 30 कितने होते हैं, 50। ठीक है, तो रिलेशन क्या है इनके बीच में कि भैया 20 और 30 दोनों कितने होते हैं, 50। 50 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 450। कितना आ गया, 450। ऐसे ही 35 और 25 कितने होते हैं, 60। 60 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 540। ठीक है, अब यही हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि पहले दो का सम और किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो 7 और 18 कितने हो गए, 25।
25 इंटू 9 कितना होता है 225, मिल गया हमें। ऑप्शन पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होता है कि जब तुम्हें पहले ही ऑप्शन पर वही क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ऑप्शन चेक करने हो, तो आप समझिए कि आपके 3 ऑप्शन चेक करने में जो टाइम जाता वो बच गया। तो इसको आप अपना थोड़ा सा लक भी समझिए। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है, और मैंने बार बार बोल रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग आप एसएससी जीडी के लिए अच्छे से पढ़िए, एनालॉजी अच्छे से पढ़िए, बेहतर रहेगा। एक निश्चित कूट भाषा में काट लाइट को क्या बोला जा रहा है, स्ट्रॉ हैंडल बोला जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इनकी जगह पर ये लिख सकते हैं, उसने ऐसा बताया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, इनमें कॉमन ढूंढिए। देखिए अब जैसे इन दोनों में कॉमन कौन है भाई, लाइट है, तो इनके जो कोड हैं उनमें भी कॉमन ढूंढ लीजिए, और आप लाइट का कॉमन क्या दिखेगा आपको, हैंडल और हैंडल। तो लाइट का कोड कौन हो गया भाई, हैंडल हो गया। कौन हो गया, हैंडल। अब ये काट का कौन हो गया, स्ट्रॉ। काट का कौन हो गया, स्ट्रॉ। और प्लग का टोज हो गया, काट का फिर से हमारा स्ट्रॉ है ही। तो ये इनमें से क्या पूछ रहा है, वो इसमें पूछ रहा है कि काट को किस कूट भाषा में क्या शब्द रहेगा। तो प्लग का मेरा टोज हो ही चुका है। ठीक है, काट के लिए पूछ रहा, तो आप यहीं पे निकाल सकते थे, क्योंकि लाइट के केस में क्या बना था, हमारा हैंडल बना था। तो काट का क्या बना, स्ट्रॉ। और पूछ भी किसके लिए रहा है, काट के लिए। तो सीधा सीधा आप काट के लिए स्ट्रॉ टिक कीजिए और अपने अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप उनमें पहले कॉमन ढूंढिए। 2-2 के पेयर हों तो 2-2 के पेयर में ढूंढिए, 3 हो तो तीनों में कॉमन नजर आए तो तीनों में ढूंढिए, और जो कॉमन आप इधर ढूंढ रहे हैं उसका कोड इसमें भी कॉमन ही रहा होगा। क्लियर है? और उसी तरीके से ढूंढ लीजिएगा, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन कर लीजिएगा, घबराइएगा मत कि भैया डरावना सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ भी डरावना भाग नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें हम। अब यहां पर देखिए कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मुझे साफ नजर आ रही है, सीरीज है एक, क्या है हमारी, सीरीज है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हमें बताना है लाला। कुछ नहीं करना, देखो जेड से डब्लू हो रहा है, मतलब क्या है, जेड आता है 26 पर, ठीक है, डब्लू आता है 23 पर। ऐसे ही ए, अब देखो जेड डब्लू, डब्लू के बाद कोई और आया होगा, उसके बाद क्यू आता है 17 पर। कितने पर आता है, 17 पर आता है। अब यहां पर गौर से देखिएगा कि 23 से 3 कम करें तो यहाँ 20 रहा होगा, और 20 से 3 कम करें तो 17 रहा होगा, हाँ या ना। और Q से N आता है 14 पर, तो देखो अब यहाँ पर भी 3 ही कम हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आपको नजर आ गया होगा। तो अब अगली बार यहाँ पर तो 20 आया होगा, और 20 पर कौन आता है भैया, T आता है। कौन आता है, T। अब इन 4 ऑप्शन को गौर से देखो, क्या तुम्हें T इसी ऑप्शन पर नजर आ रहा है और किसी ऑप्शन पर नजर नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप टिक कीजिए। अगर सपोज करो कि आपके इस ऑप्शन पर भी T नजर आता, तो आपको फिर अगला लेटर निकालने की भी जरूरत पड़ती। और यहाँ A 3 पर 1 पर आता है, X आपका कितने पर आता है भैया, 24 पर आता है। उसके बाद R कितने पर आ रहा है भाई, R 18 पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है, 18 पर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही O कितने पर आ रहा है भाई, तो O 15 पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है, 15 पर। अब यहाँ A 1 पर है, 1 से 24 1 का हो, या A को 27 बोल सकते हैं हम। 27 से 24 कितने कम हुए होंगे, 3 कम। 24 से 3 कम करो 21 रहा होगा, 21 से 3 कम करो 18 रहा होगा। तो अब 21 पर कौन आता है, U आता है। तो अगला लेटर हमारा क्या आएगा, U आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में पहले ही लेटर पर काम हो गया तो हमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है। जब पहले लेटर पे जैसे 2 ऑप्शन मिल जाएं तब हमें दूसरे लेटर पर जाने की जरूरत पड़ती है। और जब दूसरा लेटर भी अगर नए अलग अलग मिल गए तो काम हो गया, अगर नहीं मिले, सेम मिल गए, तो तब हमें तीसरे लेटर पर जाने की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन, इसको करने का तरीका, आपका एग्जाम में बचाने का टाइम बचाने का तरीका, दोनों बातें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। पिछले क्वेश्चन की तरह भी भैया ये सीधा सीधा सीरीज का क्वेश्चन है। और बेहतर एक बात ध्यान रखिएगा सीरीज के क्वेश्चन में कि बन रही है तो 10-15 सेकंड में बना लो। अगर नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि भाई नहीं क्या ही है, तो ज्यादा समय खराब मत करिएगा, क्योंकि सीरीज में एक बार अगर फंस गए तो आप लंबे समय तक उसी में
इन्वॉल्व रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितना टाइम खराब हो चुका है। सीरीज का ऐसा क्वेश्चन होता है कुछ, है ना। तो चलो भाई, अब यहाँ 33 से 47 हो रहे हैं, तो 47 44, अब देखो उधर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो दो सीरीज में बांट दो इसको, 33 44 56 69, ठीक है, 47 58 70 और ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर दो सीरीज में बना लो और दो सीरीज हैं, तो भैया कुछ ना कुछ लॉजिक अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले प्लस पे जाओ, जब धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो प्लस की सीरीज है, तेजी से बढ़ रही है तो प्रोडक्ट की इनटू की सीरीज है, धीरे धीरे घट रही है तो माइनस की सीरीज है। इस बात को विशेषकर ध्यान रख लो कि भैया धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस की सीरीज है, ठीक है, बढ़ने के केस में, और तेजी से बढ़ रही है तो बस समझ जाइएगा गुणांकी सीरीज है या स्क्वायर्स की है, क्यूब की है, क्योंकि भैया स्क्वायर्स और क्यूब भी गुणा करने के बाद ही नजर आते हैं। समझ में आ रहा है तुम्हारी में कुछ? ये बात दिमाग में फीड कर लेना कि कोई भी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो किसकी है? प्लस की। तेजी से बढ़ रही है तो गुणांकी, और तेजी से घट रही है तो भाग की, और धीरे धीरे घट रही है तो माइनस की। ठीक है, घटने का केस किसकी वजह से होता है? माइनस। ऐसे ही अगर घटने पर बात की जाए तो धीरे धीरे घट रही है तो भैया किससे धीरे धीरे घटेंगे? माइनस से, थोड़ा 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 करके घटाते जा रहे हैं। और अगर तेजी से घट रही है तो को सीरीज किसकी है? डिवाइड की। किसकी है? हमारी डिवाइड की। अब आ जाओ इसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दो। तो मुझे क्वेश्चन मार्क वाला पकड़ना है, तो मतलब दूसरे को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको पकड़ो। 47 से 58 कितना बढ़ के आया? 11। 58 से 70 कितना बढ़ के आया? 12। 70 से कितना बढ़ाऊंगा मैं? 13। और 13 बढ़ाता हूं तो कितना हो जाएगा? 83। और ऑप्शन में है? हाँ जी है। कौन से पर? दूसरे पर। दूसरे पर है, सेटिस्फाई हो गया। मतलब मुझे दूसरी सीरीज को चेक करने की खास जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरे किसी काम की है भी नहीं। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क होता तो मुझे उसको चेक करने की जरूरत पड़ती। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिस सीरीज से आप अपने क्वेश्चन मार्क पर पहुंच रहे हैं उस पर समय दीजिए, दूसरी वाली पर खामा का समय देने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47, ठीक है जी, ठीक है, कूटबद्ध किया गया है। फोर्स कितने पर भैया? F 6 पर, O 15 पर, R 18 पर, C 3 पर और E 5 पर। अब इन्हीं लेटर्स के, इन नंबर्स के साथ इसने 47 बनाया होगा, जोड़ के, घटा के, गुणा करके, कुछ ना कुछ तो इसमें कोड लगाया गया होगा। ठीक है, अब मैं गौर से देखूं तो 4 5 21, क्योंकि सबसे पहले मैं जोड़ना ही देख सकता हूं भाई, सबसे आसान भी होता है वो। 21 और 18 कितने होते हैं? 39। 39 और 3 कितने होते हैं? 42। 42 और 5 कितने होते हैं? 43। मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो भैया सम हो रहा है। जी कितने पर? 7 पर, आर 18 पर, 25, 5 30, 5 35, 14 49। हो गया या नहीं हो गया? तो यहां पर भी सम हो रहा है। अब तीसरे वाले में सीधा का सीधा उसका आंसर ढूंढ लो भैया। F 6 पर, L 12 पर, 18 हो गए, A 19 हो गए, 19 और 22 कितने होते हैं लाला? 41। O 15 पर है तो 56 हो गए, 56 और 21 आपके 77 हो गए, 77 और 18, 77 और 18 कितने होंगे आपके? 95, 95। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 95 हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी एक सॉल्व कर चुके हैं, जहां पर दो चिन्हों को आपस में क्या किया जा रहा था? बदला जा रहा था। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि 16 और 7 के बीच में यहां डिवाइड का केस है, ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर दे देंगे, और आप सीख भी गए होंगे, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं। तो भाई यहां पर देखो, ये क्वेश्चन है स्लोप का। किसका क्वेश्चन है? हमारा स्लोप का। ठीक है, अब इसके साथ सभी कुछ इनका फंडा आपको पता होगा, आपने टॉपिक पढ़ा होगा। नहीं टॉपिक पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर दे दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पर पूरी एक प्रॉपर वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? कथन बोलता है सभी बोतलें बैग हैं। तो सभी वाला केस जो होता है, बोतल हैं और यहाँ बैग हैं, तो भैया ये इसके अंदर आ गया, तो ये बैग हो गया। ठीक है, बीजी। कुछ बैग पेंसिल हैं, मतलब बैग के साथ इंटरसेक्ट कौन करेगा? पेंसिल करेगा। ठीक है, कुछ पेंसिल शार्पनर हैं, तो पेंसिल के साथ इंटरसेक्ट कौन करेगा? शार्पनर करेगा। क्लियर है? अभी देखो दर, कुछ शार्पनर बोतलें हैं। क्या निष्कर्ष है उसका? कुछ शार्पनर बोतलें हैं। तो मुझे बताओ, शार्पनरों का बोतलों से कोई संबंध है? नहीं है। और अगर वास्तविकता का केस है तो ये क्या हो गया? गलत।
अगर पॉसिबिलिटी होती तो शार्पनर आपका यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकता था, ये पेंसिल जो था वो इसके साथ भी कैंसिल आउट कर सकता था। तो पॉसिबिलिटी का अलग केस होता है, लेकिन रियलिटी का भैया अगर एक भी जगह पर गलत है तो वो गलत होता है। कुछ बोतलें पेंसिल हैं, क्या पेंसिल का बोतल से अभी कोई संबंध नजर आ रहा है? अभी नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो कि भैया बोतल ये बैग हो गए, ठीक है। अब यहां पर आके पेंसिल काट जाए तो भैया पेंसिल ऐसे काट सकती है, शार्पनर भी इसको ऐसे काट सकता है भैया, ठीक है, ऐसे काट सकता है। तो बन सकता है रिलेशन, लेकिन भाई वास्तविकता के केस में नहीं होता। अब ये दो निष्कर्ष आपके सामने आ चुके हैं और ऑप्शन आपके वही चार हैं। क्या भैया के निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं? न तो पहला न दूसरा अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष दो, ऐसे करके ऑप्शन चार हैं आपके। पहला अनुसरण नहीं कर रहा, बोतलों का पेंसिलों से कोई संबंध नहीं है, तो पेंसिल बोतल का संबंध नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? तीसरा। न तो पहला निष्कर्ष और न ही दूसरा निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर। अब देखो दर, यहाँ पर दो कंडीशन होती है डाइस में कि जब एक कॉमन हो और जब दो कॉमन हो। अब दो कॉमन हो तो देखो पी और एस दोनों एक दूसरे के नजदीक सतह हो गई, तो पी और एस में कोई भी कॉमन हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर एक दो कॉमन हो चुके हैं तो यू और आर बचे हैं, तो यू का जस्ट अपोजिट कौन होगा? आर होगा। जब भी दो आपके सरफेस कॉमन हो डाइस की दो अलग अलग इमेजेस में, उस केस में तो तीसरा वाला तीसरे वाले के हमेशा अपोजिट होगा भैया। तो यू के अपोजिट कौन होगा? आर होगा। ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर यहीं पर एक एक आपके क्या होते? अपोजिट होते। जैसे मैंने कहा 3 4 5, अब दूसरे वाले में मैंने फिर से ले लिया 3 5 6 और 1। तो अब देखो उधर यहां पर कॉमन कौन है? 3 कॉमन है, सिर्फ कौन कॉमन है? 3, तो सिंगल एक कॉमन है। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज 3 को कॉमन पकड़ के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, और जो स्थिति हो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो पड़ रहा है। देखो मैं क्लॉकवाइज घूमना चाहता हूं, तो यहाँ पहले कौन आया? 4। क्लॉकवाइज यहां घूमने पर पहले कौन आया? 6। तो 4 का अपोजिट कौन हो गया? 6 हो गया। ऐसे ही 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1। अब 3 के लिए कौन बचा होगा? तो 3 का अपोजिट कौन बचा होगा भैया? 2 बचा होगा। यहां से एक कॉमन होने पर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अभी देखो अगला क्वेश्चन फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का है। 6 व्यक्ति हैं भैया ए से एफ तक और एक साथ वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके समान दूरी पर भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, तो आप वही लिखिए कि डी ई और बी के बीच में आएगा, दोनों आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, मतलब सी जो है वो ए और एफ के बीच में आएगा, क्योंकि हम इसको पहले भी कर चुके हैं। और भाई यहां पर ये आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए ई के बाईं ओर बैठा है ना, तो ए ई के बाईं ओर बैठा है, तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी इसको बनाने के बाद कमेंट में मुझे लिखकर दे दोगे। सिर्फ आपको सर्कल में अब इनको बिठाना है, तो स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुका है वो सीरीज पर डिपेंड है, 1 6 31 156। अब देखो उधर इनके बीच में क्या रिलेशन है ढूंढने की कोशिश करो। क्या तेजी से बढ़ रही है? हाँ जी तेजी से बढ़ रही है, और अगर तेजी से बढ़ रही है तो गुणा का केस जरूर होगा, ठीक है। अब देखो पहले दूसरे में मत ढूंढने की कोशिश कीजिएगा दूसरे तीसरे में। पहले दूसरे में अगर आप ढूंढने जाओगे तो सटीक नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे तीसरे में सटीक मिलने के चांस जरूर रहेंगे। 6 और 31, तो यहां पर इसका 6 का जो मल्टीपल होता है गुणा करके जो आता है 5 बार, वो कौन आता है? 30 आता है। और 30 से कितना ज्यादा है? 1। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसे 31 का 5 बार करके देखो भाई कितना आया? 155। और 155 से कितना ज्यादा है? 1। बस हो गया सवाल। हो गया या नहीं हो गया? मेरा लॉजिक मिल गया। ध्यान रखिए सीरीज के क्वेश्चन में पहले दूसरे में पहले मत देखो, पहले देखो आप दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, ऐसे देखे। अगर वो लॉजिक वहां सेटिस्फाई हो रहा है तो पिछले वाले को आप पता ही कर लोगे, ठीक है। अब 156 का मल्टीप्लाई मुझे 5 में करना है, तो कितना हो जाएगा भाई? 750 और 30 780। अरे हाँ या ना? और उससे एक ज्यादा कर दीजिए 781। इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी गुणा की सीरीज हो तो पहले दूसरे को मत पकड़िए। अगर 1 से 0 से स्टार्ट हो रही है या 1 से 2 से स्टार्ट हो रही है, कोशिश कीजिए दूसरे तीसरे पर पकड़ने की, वहां से आपको जल्दी लॉजिक समझ में आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अभी देखिए दर्पण है। अब दर्पण की कहानी समझ लीजिएगा। ये दर्पण नीचे बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ भैया? नीचे। एम और एन नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दर्पण की कहानी सुनो। इसको जब नीचे दर्पण रखा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे दर्पण रखा हो, तो यहां पर क्या होता है कि टॉप जो होता है वो बॉटम में बदल जाता है और बॉटम जो होता है वो टॉप में बदल जाता है, ठीक है भाई साहब। टॉप वाला मतलब ऊपर का जो मुंह होगा वो नीचे पहुंच जाएगा, नीचे का जो हिस्सा होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा उसके इमेज में। कहां पहुंच जाएगा? उसके इमेज में। और ऐसे ही अगर दर्पण तुम्हारा खड़ा हुआ होता है तो इस केस में क्या होता है लाला? लेफ्ट का राइट बनता है और राइट का लेफ्ट बनता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें समझिएगा। उसके टॉप पर और उसके बॉटम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा खड़े दर्पण में, ठीक है। इसको मिरर है, ये खड़ा हुआ है भैया, ये दर्पण कहिए या इसको जल भी बोल सकते हो क्योंकि नीचे ही जल पड़ा होता है ना। और वहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा टॉप बॉटम में, बॉटम टॉप में, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो सी जो है, सी का बॉटम टॉप दोनों सेम ही है तो सेम ही रहेगा। एल जो है, एल ऊपर पहुंच जाएगा और ध्यान रहे, अब देखिए सी, अब ये एल पलट के तो इसका राइट साइड में जा रहा है तो ये एल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सी और एल दोनों जगहों पर सेम है। के से पता चल जाएगा हमें क्योंकि के आपका इन दोनों जगहों पर अलग अलग है। अब के जो है उसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, टॉप बॉटम चेंज होगा। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। ध्यान रखना, लेटे हुए दर्पण के लिए टॉप बॉटम, बॉटम टॉप। खड़े हुए दर्पण के लिए लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। टॉप बॉटम पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप इस बात को समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड हम 4-5 क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे लिखकर। अब मैं पहुंचता हूं अपने मैथ्स वाले पोर्शन पर, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अभी देखिए यहां पर एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए चार अलग अलग रास्तों का प्रयोग करता है, ठीक है। और इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें? औसत गति। देखो गति दे रखी है 5 की, स्पीड दे रखी है, दूरी दे रखी है 20 किलोमीटर। कितना समय लगा होगा? यहाँ समय का कॉलन बना लो भाई। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय होता है हमारा दूरी बटे चाल, क्योंकि औसत चाल कैसे निकाली जाती है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा बस यहां से कितने घंटे लगे? 4। 3 की स्पीड से 15 किलोमीटर चलने में 5 घंटे, 2 की स्पीड से 10 किलोमीटर चलने में 5 घंटे, 4 की स्पीड से 24 किलोमीटर करने में 6 घंटे। कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो उसको स्पीड में कर रहे हो, ठीक है। आप डिवाइड कर रहे हो क्योंकि आपको फॉर्मेट समझ में आ गया कि समय इक्वल्स टू दूरी बटे चाल। जो काम यहां करना है वही काम सब जगह पर करना है। कुल दूरी बटे कुल समय आपकी क्या होती है? औसत चाल। अब कुल दूरी निकाल लो भाई। 20, 15, 35 और 10, 45 और 24 कितने होते हैं? 69। अरे हाँ या ना। और कुल समय कितना होगा हमारा? 4 और 5 9, 9 और 5 14 और 6 20। अब 20 का भाग कर दो भाई इसमें, तो 20 का भाग 3 बार जाएगा। 3 से संबंधित ऑप्शन पहला है, ठीक है। पहले ऑप्शन को टिक करो भैया, 3 से संबंधित, क्योंकि हमें पूरा डिवाइड नहीं करना है। जब मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि ऑप्शन का भी सहारा लो। अगर जब 3 से संबंधित 2 ऑप्शन नजर आते तब उसमें आप अगले क्वेश्चन के लिए डिवाइड करने जाते। क्लियर है? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या बोलता है भाई कि ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है। 9x/13y की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है सवाल में, तसल्ली के साथ जो दे रखा है उसको पकड़ो भैया कि 5x-2y, ठीक है, अपॉन x-2y, ठीक है, और इक्वल्स टू कितना? 9/17, ठीक है। अब इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। 17 पंजे 85x हो गया, ठीक है। आगे 17 दूनी 34x, तो माइनस के 34y हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 9x हो गया, ठीक है। 9 इंटू 2 तो भैया माइनस के 18y हो जाएगा। x को x के पास लेके आ जाओ तो यहाँ कितने x बचे होंगे? 76x बचे होंगे। y को y के पास ले जाओ तो 34 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 34 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा, है ना। तो 16y हो जाएगा।
क्लियर है। अब x अपॉन वाई का वैल्यू कितना हो गया, तो 16 अपॉन 76, 4 से काट दो भाई 4 बार और 4 से काट दो 19 बार। क्लियर है। अब इसको चाहिए किसका वैल्यू, 9x अपॉन 13y। x की जगह पर 4 पुट कर दो, y की जगह पर 19 पुट कर दो, गुणा कर दो भाई 9 चौका 36। 36 से संबंधित कोई ऑप्शन नहीं है, पहला ही है, टिक कीजिए और निकल लीजिए। क्लियर है। आप आगे ना गुणा करेंगे 19 इंटू 13 तो 247 ही आएगा, 9 सत्ते 63 होते हैं, है ना। तो आप बस उतना ही कीजिए जितने से आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरा आंसर मत निकालिएगा, क्योंकि आप क्लास में नहीं बैठे हैं, आप क्लास में टीचर को सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। आपको ऑप्शन सेटिस्फाई करना है, ऑप्शन पकड़ना है, तो उतना ही समय दीजिए जितने समय की हमें जरूरत है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक हीटर ने एक वस्तु पर 7200 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, ठीक है भाई साहब, और 10% की हानि व्यय की। चलो बहुत अच्छे। अंकित मूल्य पर उसने कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 रुपए का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। क्या हो जाए, लाभ हो जाए, उसको 440 रुपए का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। करें तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर 72,000 रुपए पर 20% की छूट दी, तो 72,000 का 20% कितना होता है भाई, 14,400। आगे हम क्या करेंगे भाई, ये हो गया 14,400। अब मैंने 72,000 पे 14,400 की छूट दी होगी, तो सही मायने में कितने का बेचा होगा भाई, तो 72 में से 14 58 400, 57,600 रुपए का बेचा होगा। अब 57,600 रुपए में मैं अगर बेचता हूं इसको, तो मुझे 10% की क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। ध्यान से समझिएगा, 10% की क्या होती है, हानि। तो अब ये 57,600 जो है भाई, सीपी कितने परसेंट रहा होगा, 100% रहा होगा। अब मेरे को 10% की हानि हो गई, तो मैं कितने परसेंट पर बेचूंगा, 90% पर। अब मुझे कितने रुपए का लाभ कमाना है, 440 रुपए का लाभ कमाना है। और ये लाभ भी किसका परसेंट रहा होगा, सीपी का ही परसेंट बनेगा। किसका परसेंट बनेगा, सीपी का। यहां से सीपी निकाल लेते हैं हम, तो 90% का वैल्यू ये हो गया भाई, 100% का वैल्यू निकालते हैं। 100% का वैल्यू भैया इस 90 से इसको काट दो, कितनी बार जीरो कट गया होगा, और 6 से 9 से ये 64 बार, 640 बार, 640 इंटू 100, 64,000 रुपए आपका क्या आ गया होगा, सीपी आ गया होगा। क्या आ गया होगा, सीपी। अब 64,000 रुपए पे मुझे 440 का प्रॉफिट चाहिए, तो 440 का प्रॉफिट कमाता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 64,440 रुपए हो जाएंगे। ठीक है। अब ये मेरा एसपी हो गया, मेरा अंकित मूल्य कितना है, 72,000 रुपए। अब मुझे बताओ मैंने कितने की छूट दी होगी इतने में बेचने के लिए, तो मैंने छूट दी होगी भाई 7,560 रुपए की। कितने की दी होगी, 7,560। हाँ भाई, अब ये छूट दी है मैंने 72,000 पे, तो भैया डिस्काउंट परसेंट हमेशा अंकित मूल्य पर बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट परसेंट किस पर बनेगा, अंकित मूल्य पर। अब इंटू कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। 72 का डिवाइड 756 में करते हैं हम, तो भैया 720 और 36 लगभग 10.5 बार। कितनी बार, 10.5 बार। 10.5% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने एमपी पर छूट दी, तो हमें छूट निकालनी पड़ी, उसके बाद हमें सीपी निकालना पड़ा, सीपी पर हमें प्रॉफिट लेना पड़ा, उसके बाद एसपी निकालना पड़ा, और अगेन उस एसपी को डिस्काउंट में बदलना पड़ा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपए, ठीक है, और उसका व्यय कितना है, 75,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसकी इनकम कितनी दे रखी है, 95,000 इनकम है। खर्चा कितना भाई लाला, तो 75,000 खर्चा है। अब यहां से बचत बताओ, इसकी बचत कितनी रही होगी, 20,000। अब 20,000 बचत हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पर इनकम जो है वो 18% बढ़ गया, तो 95 का 18% निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ भाई, तो ये 95,000 का 18% निकालोगे तो ये कितना आएगा, 17,100 रुपए आएगा। 17,100 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा भाई लाला, तो इसका इनकम हो जाएगा तुम्हारा 15,000, इसको 5,000 इसको दे दिए हमने, ठीक है, तो 12,100, 1,12,100 रुपया नई इनकम हो चुकी होगी। अब खर्चे की बात करता है तो 12% बढ़ गया, तो भाई 75,000 का 12% निकाल लो, तो 7,500 और 1,500 9,000।
अब 9,000 इसको बढ़ाओगे तो इनकम कितनी हो जाएगी, उसका खर्चा कितना हो जाएगा 84,000। कितना हो जाएगा 84,000। अब 1,12,100 रुपए मैं कमा रहा हूं, 84,000 में खर्च कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है मेरी बचत कितनी रही होगी, 16 और 12 28,100 रुपए। कितनी रही होगी 28,100 रुपए। इनकम में से खर्चे को माइनस कर दो भैया, बचत आ जाएगी। ठीक है, अब 20,000 रुपया मेरी बचत थी, अब 28,100 हो गई। बचत में वृद्धि कितने की हो गई 8100 की। कितने पर 20,000 पर। और गुणा कितना भैया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कर दो भैया, 2 का भाग 81 में करोगे तो 40.5 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40.5। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। 18% बढ़ाने को कहा हमने 18% बढ़ाया, 12% बढ़ाने को कहा हमने 12% बढ़ाया। थोड़ा सा बस तुम लोगों को डाटा बड़ा लगा, नंबर्स बड़े लगे, लेकिन भैया इतना बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी। अभी देखिए आप गौर से देखिएगा, अभी हमारा 5वां क्वेश्चन चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का 3रा क्वेश्चन आ चुका है और 3रा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। आप यहां से समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस आपके जीडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट में लिख कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, दिव्या ने एक कार रुपए 3,50,000 रुपए में खरीदी भैया और 4,35,000 रुपए में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत चाहिए। ये सीपी है, ये एसपी है, और आपको अच्छे से पता है कि प्रॉफिट क्या होता है भाई। तो प्रॉफिट होता है एसपी में से सीपी को माइनस कर दो। ठीक है, अब एसपी में से सीपी को मैं माइनस करता हूं तो 35,000 वो, 50,000 ये, 85,000 रुपए का क्या हो गया उसको प्रॉफिट। कितने पर हुआ भैया 3,50,000 रुपए पर हो गया। ठीक है, और इंटू कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 5 से आप कैंसिल आउट कर दो लाला, तो 5 से कैंसिल आउट करते हो 170 बार और ये 7 बार। 7 का भाग 170 में कर दो लाला, तो 7 दूनी 14, 3 बचे होंगे 30, 7 चौके 28। 24 से संबंधित क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, तो 24 से संबंधित ऑप्शन हमारा तीसरा है 24.3। क्लियर है, तो 24 से हमने निकाला। देखो क्योंकि हमारा 2 पर सारे ऑप्शन मैच कर रहे थे, हमने सिर्फ 24 निकाला, उसके बाद डिवाइड करना उचित नहीं समझा और ऑप्शन हमें मिल गया, टिक किया, निकल लिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, अब आगे क्या बोलता है, एक लंब वृत्तीय बेलन होगा यहाँ पर। ठीक है, बेलन होगा या बासन जिसको आप बर्तन बोलते हैं ना, लंब वृत्तीय बेलन जो होगा, उसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, योग निकालना है। क्लियर है, कुछ नहीं करना, तमीज के साथ। देखो अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है ऐसे क्वेश्चन में और आपका आंसर निकल कर आ जाता है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, तमीज के साथ। अगर ये व्यास है, डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो लाला रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा 7। अब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr(h). ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है भाई लाला 2πr(h) और प्लस 2 इसके पृष्ठीय जो आधार होते हैं उनका क्षेत्रफल, तो भैया 2πr²। और इन सभी का क्या चाहिए, उसको योग चाहिए। तो 2πr(h), 2πr(h) क्या बन गया 4πr(h). ठीक है, और प्लस 2πr², ये आधारों का क्षेत्रफल हो गया। अब इनका योग चाहिए, आर और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा भैया। तो यहाँ पर आप पाई कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7। अब यहाँ पर कितना बचा होगा 2 बचा होगा, एच का वैल्यू कितना हमारा 2 हो गया, प्लस 2πr कॉमन आ चुका है तो यहाँ आर बचा होगा 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 चौक की दूनी 44 हो चुका है। 2 दूनी 4 और 7 कितने हो गए 11। 11 का मल्टीप्लाई 44 में कर दो भाई, तो 440 और 44 484। 484 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो पहले हमने फॉर्मूले लिखे, उन फॉर्मूले को भी आसान किया, नॉर्मल वैल्यू पुट की, देन कैलकुलेट किया, आंसर निकल कर आ गया। अब मुझे बताओ सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था या नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी रही होगी। ठीक है जी, अब 3% की दर से बढ़ रही है तो मान के चलो प्रारंभ में कितनी रही होगी 100,
एक साल बाद कितनी हो गई होगी 3। तो भाई ये प्रारंभ वाला केस है और ये अंतिम वाला केस है। ठीक है, 2 साल के लिए डाटा बनाना है हमें तो 2 साल बना दीजिए। तो पहला फिर से 100 और कितनी रही होगी 103। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप भैया, तो यहाँ कितना रहा होगा 10,000 और यहाँ कितना बनेगा 10609, क्योंकि 103 का स्क्वायर कितना होता है 10609। ठीक है, अब मुझे ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है 2 वर्ष पहले की। अब 2 वर्ष पहले यही वाला डाटा रहा होगा, अरे हाँ या ना, क्योंकि ये प्रारंभ का डाटा है और ये बाद का डाटा है। तो प्रारंभ 2 वर्ष पहले जो है वो प्रारंभ रहा होगा। अब वो 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है आपसे, तो 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है मतलब बाद की हमें दी है, वर्तमान दे रखी है, 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है मतलब अंतिम दे रखा है और प्रारंभिक पूछ रहा है। और अंतिम कौन है भैया 10,609। इसका वैल्यू कितना दे रखा है उसने 21,218 और किसकी वैल्यू चाहिए उसको 10,000 की। किसकी चाहिए उसको 10,000 की। इससे ये कितनी बार कटेगा 2 बार और 2 का गुणा 10,000 में कर दो भैया, तो कितना रहा 20,000। कितना रहा 20,000। 20,000 इस क्वेश्चन का क्या रहा आंसर रहा। कुछ नहीं था, परसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट था, बढ़ रही है बढ़ रही है। ठीक है भाई, यही कौन सा कॉन्सेप्ट है लगातार वाला। अभी देखो अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में ही 2 दर्जन पेन खरीदे। 2 दर्जन का मतलब हो गया 12 दूनी 24 पेन, क्योंकि एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। कुछ नहीं भाई, नॉर्मल सा सवाल है, 40 का डिवाइड 180 में कर दो, एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी, हाँ या ना। तो 40 का डिवाइड 180 में करते हो तो 4.5। ठीक है, ये पेंसिल की कीमत आ गई। अब ऐसे ही 24 का डिवाइड 180 में कर दो। किसका डिवाइड 24 का डिवाइड 180 में कर दो, तो ये गया होगा 7.5 बारी। तो पेन का मूल्य कितना आ गया भाई 7.5। अरे हाँ या ना। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 रुपए का, और यही पूछ रहा है भैया कि दोनों की कीमत में अंतर कितने रुपए का है। तो कितने रुपए का है 3 रुपए का। कितना आसान सवाल था, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन था। 40 की कीमत थी, एक की निकाल ली। 24 की कीमत थी, एक की निकाल ली। उन दोनों के मूल्यों में क्या निकाल लिया हमने अंतर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लीजिए। अब अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है कोई व्यक्ति ए, ठीक है, और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान भी कर देता है। भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपया उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। अब ध्यान से सुनो, भोजन पर कितना किया उसने 45, वेतन वृद्धाश्रम में कितना किया 5, टोटल कितना खर्चा हो गया 50। टोटल कितना खर्चा हो गया 50। 50 का वैल्यू कितना 28,500। 50 का वैल्यू कितना 28,500, क्योंकि भाई उसने कुल खर्चा इन दोनों पे 50 किया, कुल खर्चा यहाँ रुपयों में दे रखा है 28,500 रुपए का। और पूछ रहा है कि एक ही आय क्या होगी, तो एक ही इनकम पूछ रहा है। इनकम कितनी रही होगी 100%। 100 का वैल्यू निकाल लो भाई, तो 50 का 28,500, 100 का मतलब डबल करना है, तो 28 दूनी 56,000, 500 दूनी 1,000, 57,000 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन तमीज से पढ़ो, कुछ नहीं करना कि भैया भोजन पे इतना खर्चा, वेतन पे इसने वृद्धाश्रम में इतना खर्चा कर दिया, मतलब इसने 50% तो दे ही दिया भैया, और 50% दोनों पर दे दिया, जिसका वैल्यू कितना है 28,500। कितना है हाँ जी, तो 100% का वैल्यू निकालना है, मतलब डबल कर दो भैया, 57,000 हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है कोई भी एक व्यक्ति। ठीक है भाई, ए उस पेंटिंग को कितने दिनों में कर सकता है 12, बी उसी को कितने दिनों में 8 दिनों में, तो बी उसको 8 दिनों में कर सकता है, और सी उसी को कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में। ठीक है, तो सी इसको 10 दिनों में कर सकता है। अब आगे क्या बोलता है, ये दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, और यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक एक दिन छोड़कर उसका साथ दें, तो पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। कुछ नहीं करना भाई, देखो इधर पहले इन तीनों का एलसीएम ले लो, टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं डरना नहीं है। एलसीएम कितना आ गया भाई 12 और 8 का 24 होता है, 24 पंजे 120 हो गया। ए अकेला कितने काम करेगा 10, 8 का डिवाइड बी 120 में करोगे बी करेगा 15, और 10 का डिवाइड 120 में करोगे तो सी करेगा 12। अब पहले दिन कौन करेगा ए, दूसरे दिन कौन करेगा भाई, तीनों करेंगे, ए बी सी तीनों करेंगे। अगले दिन फिर ए करेगा, फिर अगले दिन ए बी सी तीनों करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, तमीज के साथ समझिएगा। पहले दिन ए ने कितने किए 10, दूसरे दिन तीनों ने किया, और तीनों कितने काम करेंगे
37। ठीक है, कितने करेंगे 37। अब ध्यान से सुनो, अगले दिन फिर से 10, फिर से 37 और आगे ऐसे ही चलता रहा होगा तब तक कि काम खत्म ना हो जाए। अब ध्यान से सुनो, यहां मुझे पता है कि एक दिन का काम फिक्स नहीं है लेकिन 2 दिनों का काम फिक्स है। और 2 दिन में कितना काम हो रहा है भाई लाला, 10 ए के और 37 तीनों के कितने 47। कितने हो रहे हैं 47। अब बेहतर है कि आप 47 का डिवाइड इसमें कीजिए। कितनी बार गया 2 बार, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि 2-2 दिन काम हो चुका होगा, मतलब 4 दिन में कितने काम हो गए होंगे 94। कितने काम हो गए होंगे 94। अब 5वें दिन जो बारी है वो किसकी है, ए की। अब 5वें दिन ए आएगा तो 5वें दिन में ए 10 काम कर जाएगा। कितने हो गए 104। कितने हो गए, अब बचे कितने काम 16। अब 16 काम बचे, 16 काम करने कौन आएंगे, अब तीनों आएंगे तो बेटा कितने काम करेंगे 37 करेंगे। कितने करेंगे 37, और करने कितने हैं 16, तो उनको जो समय लगेगा वो 16/37 दिन लगेगा। और वैसे भी कुल समय हो जाएगा 5 दिन 16/37। तो देखो यहाँ 8 दिन है, यहाँ 7 दिन है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, यहाँ 4 दिन है, यहाँ 5 दिन है। ऑप्शन पहला क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपको प्रॉपर डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि 5 दिन के बाद 16/37 दिन और लगेंगे। तो 5 सही 16/37 क्या होगा एक्यूरेट आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अपना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को देखिए, चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि जीडी के हर सेट में एक चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन पूछा गया था, या तृतीय अनुपात पूछा था, द्वितीय अनुपात पूछा था। आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आप फॉर्मूले लर्न करोगे, जरूरत नहीं है फॉर्मूले याद करने की। क्या करना है कि आपको जिस ऑर्डर पर पूछा जा रहा है, क्योंकि 4 टर्म्स होते हैं प्रोपोर्शन के केस में, है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, उनकी वैल्यू को पुट करो। जिस जगह पर पूछ रहा है वहां पर एक्स पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। √6 अनुपात √8 हो गया। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन लगाओ, √21 हो गया। और फिर प्रोपोर्शन का साइन, चौथे नंबर पर पूछ रहा है तो एक्स लिख दो। और ध्यान रखिएगा पहले और लास्ट वाले का गुणा होगा, बीच वालों का आपस में गुणा होगा। ठीक है, इस बात को समझ लो। तो पहला √x हो गया, लास्ट वाला x हो गया भैया। यहाँ इनका मल्टीप्लाई होगा √8 के साथ, √21 के साथ। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा, इन तीनों के ऊपर रूट है, इन सबको एक ही ब्रैकेट में मतलब रूट के अंदर ले लो भाई, 8 × 21 अपॉन कितना 6। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल आउट करो, 2 से 4 बारी। ठीक है, और 2 से ये 3 बारी, और 3 से ये 7 बारी। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 2, और रूट में कौन रह जाएगा 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2√7। ठीक है भाई, तो 2√7 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही तीसरी जगह पर पूछे तो यहां पर क्या लिख दो, आप एक्स लिख दो। क्या लिख दो, एक्स लिख दो। अगर दूसरे नंबर पर पूछे तो यहां एक्स लिख दो, बाकी के नंबर को नी ऑर्डर के साथ फॉलो कर लो। क्लियर है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती तो उसकी दूरी को तय करने में उसको कितना अधिक समय लगता। अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। 5 घंटे में 240 किलोमीटर चल रही है, जब गति आधी होगी तो समय 2 गुना हो जाएगा। दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। जब गति आधी होगी तो समय 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बेटा आप इस बात को समझिए कि आप किसी भी दूरी को 50 की स्पीड से तय कर रहे हैं और 25 की स्पीड से जाएंगे तो मतलब आपको 2 गुना समय लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपने चाल आधी की तो समय 2 गुना हो गया। अब भाई समय कितना लग रहा था 5 घंटे, अब 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 घंटे। और 10 घंटे हो गया, आपने कितना अधिक समय लगाया बेटा 5 घंटे और एक्स्ट्रा टाइम लगाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5 घंटे, क्योंकि वो पूछ भी क्या रहा है कितना अधिक समय लगेगा। तो मेरे को 10 घंटे लगेंगे लेकिन समय अधिक कितना हो जाएगा, तो 5 घंटे पहले, अब 10 घंटे कितना अधिक हुआ 5 घंटे अधिक समय हुआ। बस इतना सा समय करना है, इतना सा ही टाइम देना है इस सवाल को। ठीक है, तो जो सवाल आसान मिले उसको उतनी ही इज्जत के साथ उसको सम्मान दो, जो सवाल कठिन मिले उसको उतनी ही इज्जत के साथ उसके लायक सम्मान दो। ठीक है, अब अगले सवाल को देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी वह 20% लाभ कमाता है। यदि 2400 रुपये अंकित मूल्य वस्तु है तो दुकानदार पर क्रय मूल्य कितना होगा। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन बनाना हो तो मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मूला देता हूं, इसको दिमाग में रखिएगा कि जिसमें सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो रहेगा, है ना। तो सीपी और एमपी इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है लाला 100 -
डिस्काउंट, ठीक है, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। आप इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। कुछ नहीं करना, तमीज के साथ। अब मुझे देखो, सीपी नहीं दिया, नहीं दिया, एमपी दिया है 2400, इज्जत के साथ एमपी की जगह 2400 लिख दो। 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 40 का। 100 में से 40 माइनस करोगे कितना आएगा, 60। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 20% का। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। 60 से 120 दो बारी, 2 से 2400, 1200 बारी। ठीक है, तो सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1200। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, 1200। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट पसंद आया होगा। कोई भी डायरेक्ट आपका सीपी और एमपी के बीच में रेशियो बना सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। जाता 64 की स्पीड से है और आता 16 की स्पीड से है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, जाने और आने में सेम डिस्टेंस हो, उस केस में या दो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है, आप पहले एक्स की स्पीड से कवर कर रहे हैं, दोबारा वाई की स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो इस केस में एवरेज जो स्पीड होती है लाला, वो एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या होती है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, तो 2 इंटू पहली स्पीड 64, अगली स्पीड 16 अपॉन 64 प्लस 16। आपको डायरेक्ट ऐड करके लिखनी है, उसको सजाना नहीं है कि दो स्टेप नहीं बनाने हैं। 80, 2 से कितनी बार, 5 बार, 64 दूनी कितना हो गया, 128, और बटे में कौन आएगा, 5। कौन आएगा, 5। लगभग 25.6, यहाँ 6 रहेगा, है ना। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो लाला ये कितना हो जाएगा, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी। यहाँ पर 0 नहीं है, ये 6 है। ठीक है, तो 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। क्या सीखा हमने, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी। जब भी घंटियों के बजने का क्वेश्चन हो, बत्तियों के जलने का क्वेश्चन हो, किसी वृत्ताकार पथ पर लड़के घूम रहे हो, उनके मिलने का क्वेश्चन हो, एक साथ बजना, एक साथ जलना, एक साथ मिलना, ऐसे केस में आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है उनके टाइम इंटरवल का। ठीक है भाई साहब, तो 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, अगला क्या है भाई, 36 सेकंड और 45 सेकंड। ठीक है, 36 सेकंड और 45 सेकंड। अब इनका क्या लेना है आप लोगों को, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका समझो। 12 का डिवाइड 24 में जाता है, हाँ जी जाता है, तो 12 का एलसीएम कौन हो गया, 24। ठीक है, 18 का डिवाइड 36 में जाता है, हाँ जी जाता है, तो 18 का एलसीएम कौन हो गया, 36। क्लियर है। अब बचा कौन, सिर्फ 24, 36 और 45। अब इन तीनों में किसका डिवाइड जाता है, तो इन तीनों में जाता है भैया 3 का। तीनों में 3 का जाता है, यहां पर 8 बारी, यहां पर 12 बारी, और यहां पर 9, 15 बारी। कितनी बारी जाता है, 15 बारी। क्लियर है। अभी क्या करना है कि आप इन तीनों में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दो संख्याओं में डिवाइड कीजिए। तो 8 और 12 में किसका गया, 4 का। बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे एलसीएम जल्दी खत्म हो जाए। दोनों में 4 का गया 2 बारी, 3 बारी और 15 बारी। ठीक है, अब 3 का डिवाइड फिर से 15 में जाता है, तो 3 का लिए एलसीएम कौन हो गया बेटा, 15 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू 15 कितना होता है भाई, 360। कितना होता है, 360। लेकिन ये किस में आया होगा, सेकंड में आया होगा। किस में आया होगा, सेकंड में। अब इसको क्या बना दो, मिनट बना दो। अब मिनट बनाने के लिए किससे भाग करोगे, 60 से। कितनी मिनट आ जाएंगी, 6। एक साथ कब बजी थी, 9 बजे। अब कब बजेंगी, 6 मिनट बाद, तो 9 बजकर 6 मिनट पर। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा 9 बजकर 6 मिनट। ऑप्शन तीसरा आप इसको टिक कर लीजिएगा, 9 बजकर 6 मिनट पर ये एक साथ बच जाएंगी, मिल जाएंगी, जल जाएंगी, जो भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एलसीएम एचसीएफ का ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने, कभी बत्तियों पर बनेगा, कभी घंटियों पर बनेगा, आप उसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सिंपल एलसीएम लेना था। 80,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर। ठीक है,
कितने समय में वो 1,17,200 हो जाएगी। अब जब भी समय का क्वेश्चन हो सीआई के केस में, दर का क्वेश्चन हो सीआई के केस में, कुछ नहीं करना, आप प्रिंसिपल पकड़िए, ठीक है भाई साहब, आप अमाउंट पकड़िए, ठीक है, आप पहले उनका रेशियो लीजिए। तो यहां पर प्रिंसिपल 80,000, ठीक है, अमाउंट भैया आपका 1,17,128। अब इन दोनों के बीच में रेशियो बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बनाइए? रेशियो। आप 8 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इन सबको, ठीक है। 8 का डिवाइड यहां करते हो तो 10,000 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10,000 बार। 8 का डिवाइड आप यहां पर कर दो भाई, तो 8 एकम 8, 3 37, 4 32, 5 51, 6 48, ठीक है, 6 48 हो गया। अब 48 से कितना बचा? 3 32, 4 हो गया और 1, 14,641 बच गया आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, ये होता है। अब देखो उधर, यहां पर गौर से देखिएगा, अगर समय नहीं दे रखा है हमें तो यहां पर कुछ नहीं। अब आपका यहां अगर और कट सकते हैं तो काट दीजिए, और अगर नहीं कट रहे हो, रेशियो मिल गया हो, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो भी नंबर है वो या तो स्क्वायर रही होंगी, या क्यूब रही होंगी, या पावर 4 रही होंगी। फिक्स है ये हमेशा के लिए फिक्स है सीआई के क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। अब यहां गौर से देखिएगा, तो आप इसको देखते हो तो भाई मैंने बोला कि या तो स्क्वायर या क्यूब या पावर 4, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये 10 की पावर 4 रहेगा, हाँ या ना, और ये जो रहेगा ये 11 की पावर 4 रहेगा। ध्यान रहे, पर दोनों जगहों पर पावर एक जैसी होनी चाहिए। और पावर क्या बताती हैं? समय बताती हैं। तो भैया समय सही मायने में कितना रहा होगा? 4 वर्ष रहा होगा। और देखो 10 से 11 करने का मतलब क्या हुआ कि ब्याज 1 की, और रेट कितने पर? 10 पर, और इनटू कितना? 100। अगर इस सवाल में रेट भी नहीं दी होती तो मैं रेट निकाल लेता, कितना बेटा? 10%। और देखो हैवी कितनी? 10%। तो आप जब भी इसको पावर के फॉर्म में लिख दोगे तो यहीं से आप रेट निकाल सकते हो, जो पावर रही होंगी वो आपको टाइम बताएगी। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट सीआई का आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन भैया, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु है, और इस शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया। बेलन का व्यास पूछ रहा है, डायमीटर। ध्यान रखना, मेंसुरेशन का कोई भी सॉलिड फिगर का क्वेश्चन हो, सॉलिड फिगर का या हॉलो फिगर का कोई भी क्वेश्चन हो, या मेंसुरेशन का कोई भी फिगर हो, या कोई भी आकृति हो जिसको पिघलाकर एक नई आकृति बनाई जा रही हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, पिघलाकर सिर्फ और सिर्फ आप उसके आपकी शेप को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी जो उसके अंदर मटेरियल रहा होगा उस मटेरियल को चेंज नहीं कर सकते। जितना मटेरियल यहां होगा उतना ही मटेरियल यहां रहा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका पिघलाने के केस में, गलाने के केस में, एक दूसरे में पलटने के केस में आयतन कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। तो आयतन समान कर दीजिए, मतलब शंकु का आयतन किसके बराबर रहेगा? बेलन के आयतन के। किसके आयतन के बराबर रहेगा? बेलन। अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, ठीक है। आर इसका कितना है? 9। तो बेटा 9 का स्क्वायर, और इनटू क्या? एच कितना है इसका? 15। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों में उनकी आर उसकी जगह पर, इसकी आर इसकी जगह पर, जो दिया है उसे उसकी जगह पर लिखो। पाई का वैल्यू मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। आर का वैल्यू उसको चाहिए तो भाई यहाँ आर स्क्वायर लिखो। एच कितना दे रखा है भैया बेलन का? तो 45 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 45 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। अब कैंसिल आउट करो तमीज के साथ। 15 से कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब ये 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। 81 बटे कौन? 3। अब ये वाला 3 भी कहाँ आएगा? अपॉन में ही आएगा, और बराबर कौन? आर स्क्वायर। ये 9 हो गया, 9 से 81 कितनी बार? 9 बार। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 9 हो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। अब उसको क्या चाहिए? व्यास चाहिए, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो भाई 3 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब गौर से देखो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड, जिंदगी भर के लिए याद रख लो। जब भी गणित पढ़ोगे आप इस बात को दिमाग में फीड कर लो, जब भी पिघलाओगे, पलटोगे, एक फिगर से दूसरा फिगर बनाओगे, उस केस में उनका आयतन क्या रहेगा? समान रहेगा, अगर फिगर 3D है तो। क्लियर है? चलो भाई, अब अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है, और उसका लाभ कितना है? 18%। टेबल का क्या चाहिए उसको? क्रय मूल्य चाहिए। अब मुझे बताओ भाई कि सीपी अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100% सीपी होता है। अगर उसने 18% का प्रॉफिट कमाया होगा तो जाहिर सी बात है
उसने इसको कितने में बेचा होगा? 118 पर। कितने पर बेचा होगा? 118 पर। लेकिन बेचा कितने में है? 2832 रुपए में। ठीक है। और सीपी पूछ रहा है 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। कितने का निकाल लीजिए? 100% का वैल्यू। अब इससे इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए। अब देखो तरीके दो हैं, 118 और 2800। 118 का 10 गुना कितना होता है लाला? 1180। 118 का 20 गुना कितना हो जाएगा? तो उसका डबल कर दो, 2200, 2360। कितना हो जाएगा? 2360। अब ध्यान से सुनो, मतलब 20 से तो ज्यादा बार टेबल पढ़ा गया है। अब यहां पर देखो 8 के टेबल में दो कहां कहां आता है? तो 8 के टेबल में दो आता है, 8 चौके 32 4 बारी पर, या 8 नम्मा 72 9 बारी पर। लेकिन भाई ये उतना बड़ा गैप नहीं है, 9 बारी का मतलब दोबारा से 1100 का गैप नहीं है। तो कितनी बारी पर रहा होगा? 4 बारी पर। 20 और 4 कितना? 24। अरे कितना? 24। और 24 के बाद भैया तुम्हारा कितना? डबल जीरो 100 का वैल्यू निकालोगे तो 2400। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2400। कीजिए, निकल लीजिए। बस ध्यान रहे थोड़ी सी कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस कर लो, जिससे कैंसिल आउट करने में ज्यादा समय ना लगे। दोबारा से सुन लो, यहाँ यूनिट डिजिट से मैंने ये कैंसिल आउट किया था। क्या किया था मैंने? 8 के टेबल में दो ढूंढा, 4 बारी पर या 9 बारी पर। दूसरी बात, 11 का टेबल मैंने 28 में पढ़ा तो 2 बारी, मतलब 20 की लाइन से बड़ा रहेगा। तो 20 की लाइन से बड़ा या तो 4 इकाई का अंक या 9 इकाई का अंक, तो 24 या 29। ठीक है। 29 यहां पर हमारे कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 29 हो नहीं सकता। 2832 से बड़ा हो जाएगा सीपी। तो हमने किसको प्रेफर किया? 24 को। और 24 में 100 का मल्टीप्लाई भैया 24 से इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है भाई क्या 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं आप गिन सकते हो, कौन कौन सी होती हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर दे दोगे। अभी तक मैंने आपको 40 क्वेश्चन एक साथ इस वीडियो में पढ़ाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। तो मैं आशा करता हूं एक और बार आपसे मिलूंगा एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, एक और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। बाकी मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, उसको कमेंट में लिख कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि भाई मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए सर, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल जीडी के लिए। तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।